नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। आज से 2 दशक पूर्व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और पेशेवरों द्वारा गठित एवं संचालित जन मित्रम एक ऐसा गैर सरकारी संगठन है जिसने रायगढ़ अंचल में ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जन कल्याण के क्षेत्र में एक विशिष्ट भूमिका अदा की है। मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों के सम्यक उपयोग से वंचितों और गरीबी रेखा से नीचे के समुदायों के लिए आजीविका का साधन करने पर जन मित्रम विशेष बल देता है। लोगों को निर्भर न बनाकर उन्हें योग्य बनाकर स्थिति में सुधार लाना जनमित्रम की प्राथमिकता है। इस नीति का लोगों से अच्छा प्रतिसाद मिला है। यही कारण है कि आज 500 गांव में लगभग 25,000 परिवार जनमित्रम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्रियाकलापों से लाभान्वित हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, शिशु संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सस्टेनेबल उपयोग को जनमित्रम ने सामाजिक उद्यम का रूप दे दिया है। इस पूरी प्रक्रिया में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित कर जनमित्रम ने इस सस्टेनेबल फेडरेशन में परिवर्तित कर दिया है। जनमित्रम के निदेशक मनीष सिंह मानते हैं कि देश के विकास कार्य, औद्योगिकरण और शहरीकरण और आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के बीच समन्वय और सहभागिता होनी चाहिए। आइए जानते हैं देश के टॉप एनजीओ के मध्य अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाले जनमित्रम की कहानी उसके संस्थापक मनीष सिंह की जुबानी। एनजीओ को कैसे गढ़ा और आज इस मुकाम तक पहुंचे। मनीष जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपका जीवन परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। सर, मैंने मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई है ये छत्तीसगढ़ में ही हुई है। मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया करते थे और पूरा मध्य प्रदेश घूमते हुए वो फिर रायगढ़ में आकर के उनका सेवा का अंतिम समय जो था वो यहाँ था। यहीं उन्होंने मकान घर सारा कुछ कर लिया और हम यहीं से पढ़े। रायगढ़ में एक आरजी मॉडल स्कूल हुआ करता था और उसके बाद 12वीं तक की शिक्षा मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से ली है। बीच का कुछ पीरियड मैं इंदौर और भोपाल में पढ़ने के लिए गया था और उसके बाद पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मैं वापस आया और मेरी सर्विस भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगी। 1998 में मैं 19 बरस का था और उस समय मैं सेवा में आ गया था और उसके बाद से ही अपनी एजुकेशन को भी मैंने साथ साथ पूरा किया और आगे बढ़ता चला गया। वहीं विभाग में ही कुछ ऐसा परिस्थिति, ऐसे लोग मिले मुझे, बहुत इंस्पायरिंग थे। विशेष तौर पे एक JSCS राव नाम के DFO साहब थे और वो काफी विभागीय गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों को भी बहुत महत्व देते थे। एक मुझे याद है, एक इब्राड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिन्होंने एक साइकिल रैली चलाई थी पर्यावरण जागरूकता को लेकर के और वो लोग आए थे यहाँ रायगढ़ में और वो जो अभियान चल रहा था उस दौरान जो बातें हुई उसने मेरे ऊपर गहरा असर डाला था। इसके बाद एक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है RCDC ओडिशा का, उसके एक मनोज पटनायक साहब आए हुए थे। वो कुछ स्टडी कर रहे थे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर के और उनकी स्टडी जो थी वो पर्यावरण और पर्यावरण के साथ साथ में जो वहाँ रहने वाले आदिवासी उनके जीवन को लेकर के थी, सोशल फॉरेस्ट्री को लेकर के थी और उस स्टडी में मैं उनके साथ काफी समय तक रहा था और उनके साथ बातचीत करते हुए भी मुझे बहुत चीजें ऐसी महसूस हुई कि स्वतंत्र रूप से काम करते हुए वो जितना पर्यावरण को और पर्यावरण के इर्द गिर्द रहने वाले आदिवासियों के जीवन के लिए जो काम कर पा रहे हैं, जो सोच पा रहे हैं, वो विभागीय रूप से शायद हम छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहते हुए भी उस लेवल पर नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा एक निजी मोटिव का भी फर्क पड़ता है। मोटिव से मेरा मतलब ये है कि आप विभाग की अपनी सीमाएं होती हैं, आप दिशा निर्देशों के तहत काम करते हैं, लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति कुछ भी जैसा सोचे वैसा वो कर सकता है। तो वो मुझे बड़ा आकर्षित किया था और उसी क्रम में उन्हीं के बातचीत के बाद में मैंने कुछ और सर्च भी किया। उस जमाने में इंटरनेट नया नया हुआ करता था और मुझे इंटरनेट एक्सेस था। 2002-1 की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत आसान नहीं हुआ करता था उस समय, डायल अप कनेक्शन हुआ करते थे। मैंने काफी सर्च किया देश दुनिया और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशंस जो खासतौर पे फॉरेस्ट डीलर्स के लिए काम करते हैं, कैसा काम करते हैं उसके बारे में जाना, देखा और मेरे मन में इच्छा है कि क्यों ना मैं भी इस तरीके का कुछ करूं। और उसी क्रम में मैंने ये सोचा कि हम वन मित्र बनाएंगे। वन मित्र नाम से, जैसा कि फॉरेस्ट में मैं था, गए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो वहां पे वन मित्र पहले से कोई रजिस्टर्ड था तो हमने उसको
उसको जनमित्र कर दिया। और फिर उसका मेल आईडी बनाने गए तो जनमित्र कई सारे थे, मैंने उस पे आगे एम लगा दिया, जनमित्रम हो गया। और इस तरीके से जनमित्रम अस्तित्व में आया। रजिस्ट्रेशन हुआ और 2002 अक्टूबर में हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। शुरुआत में तो यही बस सोच थी कि कुछ सोशल वर्क ही हम करेंगे, फॉरेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ों पे जो मेरा थोड़ा अनुभव हो गया है और जो लिखने पढ़ने का मुझे शौक था, उसके आधार पे कुछ स्टडी रिसर्च वगैरह किया करेंगे। लेकिन दैवयोग से इस क्षेत्र में और भी जो लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ मदद की और कुछ छोटे-छोटे प्रोग्राम्स हमने करने शुरू किए। प्रारंभ में तो एक हमारे डेवो थे सुनील मिश्रा जी, उन्होंने ही कुछ माइक्रो प्लानिंग से जुड़ा हुआ कुछ काम था, वो हमको करने का मौका दिया। और वही फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए काम करने के जज़्बे के साथ में जनमित्रम की शुरुआत हुई। आज भी हमारा काम उसी दायरे के अंतर्गत ही जा रहा है। इस बीच में एक बात जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप बहुत यंग एज में ही गवर्नमेंट जॉब में आ गए और गवर्नमेंट जॉब का आकर्षण तो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया कि जॉब छोड़ करके लगी लगाई सरकारी नौकरी छोड़कर किस क्षेत्र में आए? देखिए मेरे फादर ने मुझे जो शिक्षा दीक्षा दी और जो मेरे से वो एक्सपेक्टेशन रखा करते थे, तो काफ़ी पढ़ने में मैं अच्छा था और उनकी उम्मीदें मुझसे काफ़ी ज़्यादा थीं और मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद उन दायरों को, उन चीज़ों को विभागीय सीमाओं में रह कर के वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। एक ये भी होता है कि भाई जब रिटायर हो जाएँगे तो करेंगे ये सब चीज़ें, लेकिन 2036 में मेरा रिटायरमेंट होता है, इतना कौन इंतज़ार कर सकता है। 2002 में संस्था की शुरुआत हुई, थोड़ी पहचान भी बनी और मुझे भी अपने अंदर कुछ आप प्रतिभा कह सकते हैं, वो प्रतिभाओं के बारे में मुझे एहसास नहीं था, लेकिन आने वाले 4-5 सालों में मुझे पता चला कि हाँ, मैं कितनी प्रकार से चीज़ों को प्रबंधन कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, ज़मीन पर उतार सकता हूँ। और इसी दौरान में कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, जब आप समाज सेवा कर रहे होते हैं, तो समाज सेवा के साथ-साथ भाई अपना भी तो रोटी-रोज़ी ज़रूरी होती है। तो कुछ उस तरीके के व्यावसायिक कार्य भी मैंने शुरू कर दिए थे। 2009 तक आते-आते चीज़ें ऐसी हो गईं कि व्यावसायिक कार्य हों और समाज सेवा से जुड़े हुए जो मेरी भूमिकाएँ थीं, वो इतनी ज़्यादा और टाइम कंज्यूमिंग होने लगी कि विभागीय रूप से मुझे वहाँ पे समय देना थोड़ा कठिन हो रहा था और एक दिन ये निर्णय लेने का समय आया कि अब या तो ये करना है या उसे छोड़ना है। तो मैंने बड़े भारी मन के साथ, मेरे फादर ने 33 ईयर्स सर्विस की फॉरेस्ट में, मैंने भी 12 साल सर्विस की। फिर ये सोचा कि हाँ, चलिए बाप-बेटा की 42 साल की सर्विस एक विभाग को पर्याप्त होती है और इट इज़ नाउ टाइम टू लीव। और 2009 में मैंने सितंबर में रिज़ाइन कर दिया और 2-3 साल तो फिर इसी चीज़ पे लगाया कि कम से कम हमारा अपना जो एक वित्तीय आधार है वो मजबूत हो। संस्थाओं के साथ में एक समस्या ये होती है कि आपके पास में काम है, प्रोजेक्ट है, सब ठीक है। लेकिन आप जो जिन लोगों को आपने तैयार किया है समाज के भीतर उनको, क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके पास टीम कैसी है। यस, ईमानदार लोग होना, परिश्रमी लोग होना, उनको खोजते हैं और उनको सिखाते हैं और उसके बाद फिर अगर आप उन्हें आगे एक आधार नहीं दे पाते हैं, तो वो बड़ी ही शर्म की बात होगी। इसलिए जब वो चीज़ें आने वाले 2-3 साल में तैयार हो गई, मैं वापस फिर सोशल वर्क को ज़्यादा समय देना मैंने शुरू कर दिया और ईश्वर की दया है, मेरी टीम की का परिश्रम है कि आज अ, हमारी संस्था सेल्फ सस्टेनेबल है, करीब 250 लोग काम करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि एक अच्छा जीवन मैं उनको भी दे पा रहा हूँ और फिर उनके माध्यम से आज लगभग 20,000 फैमिलीज़ हैं रायगढ़ जिले के अंतर्गत, जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमने जीवन स्तर के उन्नयन का काम किया है। आपके जनमित्रम का दायरा किन-किन क्षेत्रों में है और क्या-क्या कर रहे हैं आप? इसका संक्षिप्त परिचय करिए। देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में बताया आपको फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मैंने तो वन मित्रम सोचा था। तो वन और उसके आस-पास के आच्छादित जो गाँव हैं, उसपे लाइवलीहुड की गतिविधियों पे हमारा बहुत ज़ोर रहा है। हमने जो यहाँ लाख लाख आप समझते होंगे, लाख प्रोडक्शन के ऊपर में काफ़ी काम किया। हम फ्रूट प्रोडक्शन को लेकर के और प्लांटेशन को लेकर के करीब 2000 एकड़ में हमने प्लांटेशन करवाया हुआ है और इन फार्मर्स का एफपीओ भी बनाया। एफपीओ भारत सरकार के द्वारा अभी 2 साल पहले उस चीज़ को
रियलाइज़ किया गया और उस दिशा में काम करना शुरू किया। मैं 2009 में पहला एफपीओ बना चुका था। हाँ, और इसलिए उन चीज़ों के ऊपर मैं आज जब शासन की तरफ से सहयोग निकल कर के आता है, तो मैं उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाता हूँ। मुझे मालूम है कि किन चीज़ों की आवश्यकता कहाँ पर है, क्रिटिकल चीज़ों को हम कर पाते हैं, तो उपलब्धियाँ बेहतर हो जाती हैं। तो मैंने बताया आपको कि फार्म सेक्टर में हमने काम किया हुआ है, फॉरेस्ट्री सेक्टर में हमने कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के लिए काम किया हुआ है, और इसके अलावा हम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्टर में भी काम करते हैं। 6 जिले हैं हम जहाँ पे वेदांता फाउंडेशन के साथ में काम कर रहे हैं। नंदघर का उनका एक कॉन्सेप्ट है, और उसमें क्या होता है कि जो आंगनबाड़ियाँ हैं, उसमें बच्चों की शिक्षा, उनके न्यूट्रिशन और तमाम जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं के माध्यम से एक आंगनबाड़ी प्लस वाली चीज़ है। तो ये हम पूरे छत्तीसगढ़ में 262 नंदघरों के ऊपर में ये संचालन कर रहे हैं। कोरबा है, रायपुर है, कबीरधाम है, बेमेतरा है, दुर्ग है, तो इन जिलों में हमारे काम चल रहे हैं। रायगढ़ में इसके अलावे हम एसएचजीज पे काफ़ी काम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, एक्चुअल में हमने 2003 में हमने पहला प्रोग्राम जो शुरू किया हुआ था, वो फॉरेस्ट कमिटीज़ के बीच में एसएचजी बनाने से शुरू किया था। तो एसएचजी और फॉरेस्ट ये दोनों आस-पास में जुड़े हुए थे, वहीं से लाख की भी कॉन्सेप्ट निकल कर के आया था। तो इस तरह से महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए हमने एसएचजी का किया, और आज 2000 से ऊपर एसएचजीज हैं हमारे, जो पिछले 15-20 सालों से कंटिन्यूअसली हमारे साथ लगे हुए हैं। सच ये है, आप जैसा स्कूल के बारे में जानते हैं, तो स्कूल भी हमने गरगोड़ा में मैंने खोला। मैं रायगढ़ में भी खोल सकता था अगर फाइनेंशियल मुझे उसके एस्पेक्ट्स में जाना होता तो। लेकिन गरगोड़ा में मैंने इसलिए खोला क्योंकि वहाँ एजुकेशन को लेकर के फैसिलिटीज़ कम थी, और जिन लोगों को हमने एक शून्य के स्तर से उठा करके एक अच्छे स्तर पर, मतलब बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम से बेनिफिट हुए, और वे अब अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। ये मैं चाहता था कि उनको गरगोड़ा में ही यह फैसिलिटी मिल जाए, और मुझे गर्व है कि मैंने वो स्कूल वहाँ खोला, अपने पिता के नाम पर खोला है। सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन ये है। और लगभग 500 बच्चे हैं जो एक एट पार एजुकेशन विद मेट्रो सिटीज़, मतलब वो सारी फैसिलिटीज़ हम बहुत कम कॉस्ट पे देते हैं, जो किसी रायपुर के या किसी दिल्ली के अच्छे स्कूल में जितनी चीज़ें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें मेरे स्कूल में अवेलेबल हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन यही है कि हर साल 400-500 बच्चे जब अपना स्कूल आते हैं, उनके यहाँ मेरे फादर का नाम लिखा हुआ लोगो होता है और सन्मित्रम का नाम होता है, और इतने सारे बच्चों को उनके सर्टिफिकेट्स पे भी तो जन्मित्रम का और मेरे फादर का नाम होगा। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट सैटिस्फैक्शन आई हैव। आपने शुरू से ही या जन्मित्रम ने शुरू से ही आदिवासी क्षेत्रों में काम किया है। अभी वर्तमान में ये देखने में आ रहा है कि आदिवासियों की मुख्य समस्या जल, जंगल और ज़मीन है। तो वो प्रभावित हो रही है लगातार औद्योगिकरण से और शहरीकरण से। तो इस संबंध में आपका जन्मित्रम उनको किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो राइट बेस्ड पहलू है। आप देखते हैं कि आदिवासियों की ज़मीनें जो हैं वो जा रही हैं, और आदिवासी की ज़मीन जाने का मतलब ये है, एक बार ठीक है उसको कंपनसेशन मिल रहा है, करोड़ों रुपए भी मिल जाते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू हैंडल दैट मनी। बहुत जल्दी वो पैसा खत्म हो जाता है, इधर-उधर बर्बाद हो जाता है। किसान के पास, आदिवासी के पास उसकी ज़मीन ही एकमात्र रिसोर्स है, और अगर उसको वो एक बार खो देगा तो जीवन में वो दोबारा ज़मीन 1 एकड़ भी खरीद नहीं सकता। हमारी कोशिश ये होती है कि वो उसके एक महत्व को समझे, और उसी ज़मीन से वो एक अगर सही तरीके से खेती करे, सही तरीके से तकनीकों का इस्तेमाल करे, उसको वित्तीय रूप से बैंकों के माध्यम से जोड़ा जा सके या माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से उस पैसे का सही इस्तेमाल सिखाया जा सके, तो वो उस ज़मीन का इस्तेमाल बेहतर कर सकता है और शायद अपनी ज़मीन को बचा सकता है। बेचने की उसके अंदर ललक नहीं होगी। तो एक ये कोशिश है। हम कोशिश ये करते हैं कि देखिए डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है। माइन्स हैं, उसका इस्तेमाल होगा, देश के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है उसका। तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना या कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के चलने की बजाय कहीं क्या बीच में एक ऐसा रास्ता हो सकता है कि जो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी हो जाएँ, और जो अ, एक संयोजिता का संबंध बन जाए। कुछ सीएसआर हाउसेस के साथ हम काम करते हैं, कुछ का मतलब कुछ के साथ ही काम करते हैं, जिनका
मुझे लगता है कि ये लोग सही हैं और उनका मोटिव भी सही है। उनके साथ मैं काम ज़रूर कर रहा हूँ और लाइवलीहुड डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे इंडस्ट्री के हित और जहाँ पे आदिवासियों के हित आपस में समन्वय में हो जाएँ, एक-दूसरे का हित का ध्यान रख के रखें, तो ऐसा सुंदर वातावरण कुछ जगहों पे तो मैं बना पाया हूँ और अब मनुष्य के हाथ में जितनी सक्षमताएँ और संभव हो सकती हैं, तो वो मैंने किया है। यही मेरा विचार भी है कि उनके बीच एक सहयोजिता का संबंध होना चाहिए। जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं अभी, मतलब वो चाहे जल जंगल जमीन से जुड़े हों या जो भी रिसोर्सेज उस क्षेत्र में मौजूद हैं, उसको किस तरह से उनके हित में आप ले पा रहे हैं? देखिए, जो रिसोर्सेज हैं, प्रथम तो ये है कि अ, हमारे पास जो रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है। दूसरा है फॉरेस्ट है। तो इन रिसोर्सेज के लिए प्रथम तो जो वहाँ पे लोग हैं, जब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता था, मैं जेएफएम पे काम करता था। उस जेएफएम ने काफ़ी मेरी सोच को बदला, मजबूत किया और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये कहता है कि जल, जंगल, ज़मीन के ऊपर ग्रामीणों का सामूहिक अधिकार होना चाहिए और उन्हें उसे उसके प्रबंधन की ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए। तो उनकी सुरक्षा लोग करें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी करें, उसका दोहन भी करें। अब कुछ इलाकों में ये संभव है कि माइनिंग के माध्यम से या पानी का इस्तेमाल जो है वो बड़े उद्योग कर रहे हैं और लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कहीं इसमें एक व्यवस्था इस तरीके की होनी चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी जो आस-पास रहने वाली कम्युनिटीज़ की है, उसको ध्यान में रखते हुए इतने रिसोर्सेज़ वहाँ छोड़े जाने चाहिए, बचाए जाने चाहिए, जितने से उनकी नेचुरल लाइफ़ के ऊपर में बुरा असर ना पड़े। जी, ये मेरा सोच है। अभी जैसे आपने कहा कि जनमित्रम लगभग 20,000 परिवारों को सस्टेनेबल जीविका दे रहा है। लगभग 500 गाँवों को आप लोगों ने प्रभावित किया या अडॉप्ट किया है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट किस हद तक आप करने में सक्षम रहे? देखिए, विकास की अवधारणा एक तो हमारे यहाँ सामान्य लोगों के दिमाग में ये होती है बिजली, सड़क, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए और अ, स्कूल नए-नए खुल जाने चाहिए। मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपनी जगह पे है, लेकिन निर्माण आधारित विकास बहुत सीमित असर कर पाता है। सबसे बड़ा विकास तो ये है कि लोगों के जेब में पैसा आना चाहिए। एक आम आदमी के जेब में पैसा आ जाता है, तो उसकी विचार शैली अपने आप खुल जाती है, वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है। बशर्ते ये पैसा उसके पास मेहनत से और थोड़ा-सा प्रबंधन से आया हुआ हो, तो पैसा आने के बाद ये गुण और बढ़ते चले जाएँगे। तो अगर हम उनकी लाइवलीहुड को बेहतर कर पाते हैं, उनके रिसोर्सेज़ से, अब सिंपली अगर ये सोचिए कि भारत में हम जो अमूमन जिन चीज़ों का किसी भी एक फसल की अगर हम बात कर लें, उसका पर एकड़ प्रोडक्शन की अगर बात करें, यूरोप से तुलना करें, तो हर चीज़ हमारे यहाँ यूरोप की तुलना में 1/10 या 1/12 या 1/5 प्रोडक्शन ही हो पाता है। पंजाब की अगर आप बात करें तो वहाँ पे अगर 10 एकड़ का किसान जो है वो राजा है। छत्तीसगढ़ का 10 एकड़ का किसान जो होता है वो फ़कीर होता है। तो हम इन रिसोर्सेज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं? जैसे मेरा बाड़ी का एक प्लांटेशन का मॉडल है। उसमें हम 1 एकड़ के ऊपर में आम, काजू, नींबू के पौधे देते हैं। 1 एकड़ का मतलब 5, 6, 7, 8 का एक क्लस्टर हम पूरा बनाते हैं, प्रति व्यक्ति मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। फिर उसपे बोर और पानी, फेंसिंग इन सब की व्यवस्था देते हैं और उनके साथ फिर लग जाते हैं 3 साल, 4 साल तक कंटीन्यूअसली उनको हम डिफरेंट क्रॉप साइकिल्स ट्राई करवाते हैं। उसकी मार्केटिंग का कनेक्शन करवाते हैं और इन चीज़ों को करने से एक किसान जो आज आप देखिए ध्यान से अगर 1 एकड़ पे 18 से 20,000 25,000 रुपए की इनकम होती है। मेरे फार्मर्स जो हैं वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए प्रति एकड़ का साल का कमाते हैं। तो अगर 5-10 एकड़ का क्लस्टर है तो वो 17 लाख 18 लाख रुपए कमा रहे हैं और इसका आगे भी असर होता है। अब ये भूमि जो थी कभी बंजर हुआ करती थी, उस भूमि के आधार पे केसीसी मिलता था तो 15-16 हज़ार रुपए तक का मिलता था, वो हॉर्टिकल्चर लैंड के रूप में कन्वर्ट हो गई है। अब वो आराम से 7 से 8 लाख रुपए मतलब 20-20 लाख रुपए का केसीसी बनवाए हुए फार्मर्स हैं हमारे साथ में। तो ये डेवलपमेंट आपके रिसोर्सेज़ को आप बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ, ये सिखाने पे होता है। वो चीज़ हो गई तो उसके बाद किसान अपना डेवलपमेंट आगे खुद कर सकता है, उसे पता है कि कैसे शिक्षा करनी है, उसे पता है कि कैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तमाम चीज़ें उसको मालूम है।
लेकिन जब तक वित्तीय रूप से वो सक्षम नहीं होगा और अपने रिसोर्सेज से का वो पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तब तक वो विकास की जो सड़क, पानी, बिजली और अस्पताल खोल देने या नए स्कूल खोल देने से सीमा तक, एक सीमा में ही उसके जीवन में परिवर्तन आ पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जनमित्रम मछली देने के बजाय मछली मारना सिखा रहा है लोगों को, और ये अपने पैरों पे खड़ा करने वाली बात है। तो हम जानना चाहेंगे कि आगे इस चीज़ को समाज की तरफ से या सरकार की तरफ से या अन्य लोगों की तरफ से कितना रेखांकित किया गया? देखिए, मछली मारना शब्द से मैं थोड़ा-सा असहमत होऊँगा, लेकिन आपकी भावना मैं समझ गया। हम मछली पालन की बात कहते हैं। तो और वो मछली पालन के लिए आपको बड़े तालाब की भी ज़रूरत नहीं है, आप छोटे-छोटे घड़ों में भी मछली पाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके संसाधन है उसको बढ़ाना है, उसपे दबोच करके उससे पैसे कमाना है, तो ये आपको एक आइडियोलॉजिकल अंतर आपको समझ में आएगा। इसका असर ये है कि देखिए, इन द लास्ट 20 इयर्स जनमित्रम आज देखिए देश के टॉप 200 ऑर्गेनाइजेशंस में है। और हमें आज कहीं किसी से कोई काम माँगने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पीपल कम टू अस, कॉल्स आती हैं, लोग बताते हैं इस दिशा में आपको हम सक्षम पाए हैं और इस तरीके के कार्यों को हम आपको देना चाहते हैं। नाउ वी आर द चूज़र्स कि हमको किसको काम को करना है और नहीं करना है। तो ये एक तमाम एजेंसीज़ जो डेवलपमेंटल एजेंसीज़ हैं, उनके बीच में जो हमारी रेपुटेशन है, इमेज है, वो सहयोग प्राप्त करने में, लोगों को जोड़ने में उसको मदद करती है। इसके अलावा शासकीय विभागों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अधिकारी पूरे जिले में कहीं भी हम अगर जाते हैं तो अवश्य हमें रिस्पॉन्स मिलता है। हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हमारे पास अपनी तरफ से एजेंसियों की मदद से जो देने का रिसोर्स होता है, उसके अलावे भी हम रिसोर्सेज पाते हैं। मनरेगा से हमें कुछ वहाँ अतिरिक्त चीज़ दिलवानी है, कृषि विभाग से कुछ अतिरिक्त चीज़ दिलवानी है, हेल्थ का कुछ अतिरिक्त वहाँ पे कुछ कराना है, तो उन सभी से सहयोग मिलता है। राज्य शासन में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने काम देखा है हमारा और बड़ा पसंद करते हैं। तो कभी कोई नई चीज़ को अगर आगे इम्प्लीमेंट कराने की आवश्यकता हो, उनसे भी सहयोग मिलता है। आम जनता से भी, जैसे मैं कहूँ कि मैंने नंदघर प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ, कितने ऐसे आंगनबाड़ी होंगे आपकी जानकारी में, जहाँ पे आंगनबाड़ी के जो पेरेंट होते हैं, वो आंगनबाड़ी में खेल का सामान, आंगनबाड़ी में फर्नीचर या टेलीविज़न या अन्य प्रकार की चीज़ें डोनेट करते हैं। बहुत कम है ऐसा। लेकिन जहाँ-जहाँ हम नंदघर कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आपको मिलेंगे, जो रेगुलर बेसिस पे आंगनबाड़ी जाते हैं, उसे ओन अप करते हैं और ये जानते हैं कि ये चीज़ें अगर मैं दे रहा हूँ, मेरा बच्चा शायद 1 साल, 2 साल उससे खेलेगा, लेकिन इस जगह पे अगर कोई रिसोर्स बन रहा है, तो पूरी कम्युनिटी को होगा। तो इस तरीके का एक उनका योगदान देने की भावना अगर हम उसमें जगा पा रहे हैं, तो इसे मैं जनमित्रम के प्रति विश्वास और उनका समर्थन के रूप में ले सकता हूँ। मोटे तौर पर आपकी उपलब्धियाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त रही हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ उसके बारे में डिटेल्स दें कि क्या-क्या पुरस्कार अभी तक मिले हैं? पुरस्कार का तो ऐसा है कि नाबार्ड है, नाबार्ड ने हमें कम से कम 4 या 5 बार डिफरेंट चीज़ों के लिए पुरस्कृत किया है। एसएचजीज़ के लिए पुरस्कृत किया है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पुरस्कृत किया है। हमारे बहुत से एसएचजीज़ हैं, एक एसएचजी को राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है। जनमित्रम को और उसके जो मेंबर्स हैं, हमारे रमाकांत पाड़े जी थे, उन्हें स्थानीय रूप से कई पत्र-पत्रिकाओं ने किया था। मुझे सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ शासन की ओर से। जिले में यहाँ पे चक्रधर समारोह होता है, उस दौरान मुझे सम्मानित किया गया है। कई मीडिया हाउसेज़ हैं जो अपने कॉन्क्लेव वगैरह में बुलाते हैं, बातचीत करते हैं और वहाँ भी मुझे सम्मानित किया है। सीएसआर हाउसेज़ की तरफ से स्टेट सीएसआर का एक अवार्ड होता है। वो हमें 2020 में प्राप्त हुआ था बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। तो अवार्ड तो बहुत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर जनमित्रम का कोई कार्यकर्ता या जनमित्रम से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर किसी मंच पर खड़ा होता है, तो लोग उसे सम्मान के नज़रिए से देखते हैं और ये मानते हैं कि जो बात कही जाने वाली है, वो अनबायस्ड, उपयोगी और एक लार्जर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है। ये जो सम्मान प्राप्त होता है, मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। अंत में सोसाइटी के लिए आपका क्या मैसेज होगा? ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सोसाइटी के लिए मैसेज मैं ये कहूँगा, कैनेडी साहब ने एक बार कहा था, उनकी मशहूर स्पीच है कि व्हाट योर कंट्री इज़ डूइंग फॉर यू,
ये नहीं सोचिए, थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो यहाँ पे हम अक्सर ये करते हैं कि हमारी समस्याएं, हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं उसके लिए हम किसी को ब्लेम करते हैं, और जब ब्लेम करते हैं तो एक उंगली जो होती है वो सामने वाले की तरफ ब्लेम करती है, तीन उंगलियां जो हैं आपकी तरफ ब्लेम करती हैं, और एक अंगूठा ऊपर की ओर उठा होता है जो परिस्थितियों और भगवान की तरफ इशारा करता है। एक ही उंगली दूसरे की तरफ जाती है। क्यों ना कुछ ऐसा करें जिसमें वो जो तीन उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं वो श्रेय के लिए आपकी तरफ उठे, कुछ ऐसा कर जाएँ। तमाम चीज़ें हैं हम जीवन में करते हैं, लेकिन पर्सनल, प्रोफ़ेशनल, सोशल तीनों गोल्स को हम साथ में लें। निजी रूप से आगे बढ़ें, प्रोफ़ेशनली आगे बढ़ें, लेकिन समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी सोचें, और जो भी सक्षमता हो, आप कुछ सामान दान कर सकते हैं, ठीक है, समय दान कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कीजिए कि लगातार आप समाज को कुछ देते रहें। ये मैंने अपने जीवन में उतारा है, और यही जो आपके दर्शक हैं और समाज में जो युवा हैं ख़ास तौर पे, उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा। थैंक यू। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।